टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वॉर रूम में आज मैं आपको बताऊंगी मिडिल ईस्ट में चल रहे सबसे बड़े युद्ध की एक एक डिटेल। इजराइल ईरान के बीच घमासान युद्ध का आज 7वां दिन है। आज कहां कहां अटैक हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, ये युद्ध जिसकी शुरुआत 13 जून से हुई कितने दिन चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये युद्ध कोई जीतेगा भी या नहीं, इस युद्ध में ईरान का क्या होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का क्या होगा, खामेनेई के सरेंडर करने से मना करने के बाद क्या होगा, खामेनेई ईरान में है या नहीं, इजराइल का क्या होगा, अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट कूदेगा या नहीं, क्या ये युद्ध दो देशों में रह जाएगा या यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान तक आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस शो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको आज के अपडेट बता देती हूं, कैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब आर पार की जो जंग है ईरान और इजराइल की वो शुरू हो चुकी है। जो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वो ईरान के मिसाइल अटैक की है, जहां साफ नीले आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का धुआं नजर आ रहा है। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान एक साथ इतनी मिसाइल से अटैक कर रहा है कि इजराइल के लिए रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। मिसाइल अटैक की आवाज रूह कपाने वाली। देखिए साफ है कि ईरान ने तेल अवीव को अपना मेन टारगेट सेट कर लिया है। ईरान की तेल अवीव में मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। तेज धमाके के साथ धुएं का गुब्बार आसमान तक उठता नजर आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग के बीच ईरान की मिसाइल गिरी और हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसी तबाही शायद ही तेल अवीव के लोगों ने पहले कभी देखी होगी। तो ईरान अब इजराइल के अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। साउथ इजराइल के बिशेरबा शहर के सोरोका हॉस्पिटल को ईरान के मिसाइल अटैक में जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। ये उस वक्त की तस्वीर जब ईरान की मिसाइल अस्पताल के ऊपर गिरी और वहां मौजूद मरीजों, डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच में अफरा तफरी मच गई। तेज धमाका सुनाई पड़ा। अब आपने देखा कितनी तेज धमाके के साथ ये अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का क्या असर हुआ अस्पताल के अंदर, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। भयावह तस्वीरें आ रही हैं। अस्पताल के अंदर मौजूद मरीज, डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ईरान के मिसाइल अटैक से अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के अंदर हर तरफ सामान टूटा फूटा नजर आ रहा है। अफरा तफरी में हर कोई भागता नजर आ रहा है। रोते बिलखते लोगों की चीख जो है वो सुनाई पड़ रही है। तेल अवीव की एक और डराने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूं। इसमें एक हाई राइज बिल्डिंग नजर आ रही है जिसे ईरान की स्ट्राइक से नुकसान साफ दिख रहा है। बिल्डिंग के पास में ही ईरान की मिसाइल गिरी है, जहां एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। तो आप ये कहिए कि ईरान आंख मूंदकर इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। ईरान की स्ट्राइक के बाद इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देखिए, ईरान के हमले के बाद एक घर में आग लग गई। पूरा घर आग की चपेट में है। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है। तो तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस रही हैं। एक और तस्वीर आपके सामने तेल अवीव की। हर तरफ ईरान की स्ट्राइक के निशान नजर आ रहे हैं। तेल अवीव में ऊंची इमारतों को ईरान निशाना बना रहा है। तेल अवीव में तबाही देखकर लग रहा है कि इजराइल आज रात तक ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला बोल सकता है। ये बार बार इजराइल की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बड़ा बुरा अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। तेल अवीव पर किस तरीके से अटैक ईरान कर रहा है उसका एक और नया वीडियो सामने आया। ईरान की मिसाइल डायरेक्ट तेल अवीव पर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ऊंची लपटें जो आग की हैं वो देखने को मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से हमला किया जा रहा है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, तो अब इजराइल क्या हमला कर रहा है, ईरान को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। ईरान
तेहरान पर इजरायली फोर्स लगातार बमबारी कर रही है। थोड़ी देर पहले तेहरान पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद हर तरफ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है, यानी दोनों ही देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान यहां से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है। ईरान लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक करता है, तो इजरायल उन ठिकानों को निशाना बनाता है जो इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। इजरायल इस समय ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक कर रहा है। बड़ी खबर ईरान के जंजान प्रांत से आ रही है, जहां थोड़ी देर पहले इजरायल ने जबरदस्त हवाई हमला किया है। इजरायल की एयर फोर्स ने यह अटैक ईरान के IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर किया है, और दावा ये इजरायल ने किया है कि उसके हवाई हमले में IRGC के बेस को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, जहां आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो अब कहां पर कितना अटैक हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता सर हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर AS बहल सर हमारे साथ हैं, और मेजर जनरल संजय मेश्राम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कुछ जगहों को हमने निकाला है, मैप पर बनाया, और आपको समझाते हैं कि इजरायल ने ईरान की 6 जगहों को सबसे ज्यादा टारगेट किया है, जिनमें से 4 जगह ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने तेहरान, अराक, नंताज और इस्फहान है। इसके अलावा तबरीज और करमनशाह में इजरायल लगातार हमले कर रहा है। तो आप देखिए ईरान में इजरायल ने कहां पर अटैक किया है। करमनशाह पर अटैक किया गया है, तबरीज पर अटैक किया गया है, तेहरान पर अटैक किया गया है, अराक पर अटैक किया गया है, नंताज पर अटैक किया गया है, इस्फहान पर अटैक किया गया है इजरायल की तरफ से। इजरायल के निशाने पर वो शहर खासकर हैं जहां न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और इसीलिए उन जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है इजरायल की तरफ से। अब इजरायल पर ईरान कहां हमला कर रहा है, ये भी आपको बता देते हैं कि इजरायल में ईरान कहां टारगेट कर रहा है। तो तेल अवीव में सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रमत गन में हमला किया जा रहा है, रिशॉन लेजियन में हमला किया जा रहा है, शेफिला में हमला किया जा रहा है। तो ईरान ने इन चारों जगहों को इस वक्त चुना है, और इन चारों जगहों पर लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। टारगेट सेट कर लिए हैं दोनों ही देशों ने, और ये टारगेट सेट करने के बाद हमलों की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और तबाही का मंजर हमें चारों तरफ सुनाई दे रहा है। चर्चा करेंगे इसी बात पर कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहां अटैक हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। मेस्टन सर, आपने सारी तस्वीरें देखी, हमने सारी तस्वीरें दिखाई। ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे ईरान हमला कर रहा हो, चाहे इजरायल हमला कर रहा हो। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है? और देखिए ये क्या हो रहा है प्राची, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो टारगेटिंग अगर देखा जाए, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जितने भी इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं और इनके लॉन्चर्स हैं और रडार्स हैं, उनको बर्बाद करना, ये इनका इरादा है। ईरान क्या कर रहा है, उसने अभी जो स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग की है, हमने सबने देखा है कि रिहायशी इलाकों के टारगेटिंग हो रही है, और साथ ही एक बहुत बड़े हॉस्पिटल पे टारगेटिंग ही है, और पूरा फोकस है टेल अवीव और उसके आउटस्कर्ट्स में, जिससे वो एक बहुत बड़ा दबाव पड़े इजराइल के ऊपर। तो ये है दोनों की एक टारगेटिंग फिलॉसफी। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल अपनी टारगेटिंग फिलॉसफी में काफी सक्सेसफुल रहा है, और अभी आप देखिए अराक आपने दिखाया, ये नेतांस में दिखाया, फोर्डो को उसने छोड़ रखा है क्योंकि वो अभी काबिलियत के अंदर नहीं है, और बाकी इस्फहान में यहाँ पर इसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, और यहाँ पर हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये जो इसका अराक में हुआ है। पर एक चीज हमेशा देखिए, ये आज मैं बोलना चाहूंगा, न्यूक्लियर काय के लिए एक देश करता है। बेसिकली ईरान ने हमेशा बोला है कि हम अपना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाना चाहते हैं जो सिविल के लिए है। सिविल के लिए जो आपकी एनरिचमेंट होती है वो होती है सिर्फ 3 to 5%, बस 80% और 86% का कोई मतलब नहीं है। जाहिर है वो इसलिए हो रही है एनरिचमेंट, वो है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। ये स्टेटेड है, भारत में भी आज 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो सिविल यूज के हैं, और ईरान के पास सिर्फ एक ही है, और वो भी बुशहर में जगह है। तो कहने का मतलब है ईरान का मुद्दा बहुत क्लियर है, उसका मुद्दा यही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, और वही मुद्दा इजराइल का है कि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, और साथ ही वही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स का भी है। तो अगर ये इसमें होगा क्या सर, इसमें अब होगा क्या, कौन हारेगा, किसको देखिए कितना नुकसान हार जीत का तो अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन जो भी अभी हो रहा है दोनों देशों के लिए हानिकारक तो है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो एक आ गई है, बॉटम लाइन ये हो गई है, ना ईरान रुकने वाला है
ना इजराइल रुकने वाला है। जिसकी स्टेइंग पावर लंबी है, मैं बोलूंगा वो जीतेगा तो नहीं, पर वो ज्यादा इस लड़ाई को खींच सकता है। इजराइल एक छोटा देश है और ईरान उसके 75 गुना ज्यादा देश है, और उसके पास बड़ी आर्मी है, सब कुछ है, और उसकी स्ट्रेंथ है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स। इजराइल की स्ट्रेंथ हमें पता ही है। लेकिन अब जो क्या होने वाला है, मेरे को लग रहा है नंबर एक, अब ये जिस प्रकार दृश्य दिखाए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है, उनको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। वो अब उसमें कोई संदेह है ही नहीं होते हैं तो वो अमेरिका की लीडरशिप के लिए भी हानिकारक है। और अब मेरे को लगता है जो रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा डिवाइड था वो थोड़ा क्लोज हो जाएगा, अब कम होगा, क्योंकि ये जब दृश्य दिख रहेंगे और रिहायशी इलाकों पे जो टारगेटिंग हो रही है वो तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इससे इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर टारगेटिंग करेंगे। अब फिर सवाल उठता है कि ये लड़ाई कहां जाएगी, क्योंकि ईरान जरूरी है उसके बाद जब ये अटैक्स होंगे, अगर ये B-2 बॉम्बर से होते हैं फोर्डो प्लांट पे, तो जाहिर है ईरान भी फिर इनके जितने भी बेसेस हैं गल्फ स्टेट्स में, वहां पर वो टारगेटिंग कर सकता है, इनकी शिप को कर सकता है। तो ये लड़ाई अभी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है सर कि ईरान बिल्कुल अंदर तक घुसकर मार रहा है। अगर इजराइल की तस्वीरें हम देखें बहल सर, तो बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। जो बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसे इंटरसेप्ट शायद एयर डिफेंस सिस्टम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है इजराइल का, जितना बाकी हमलों को अभी तक किया है इजराइल ने। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास तेज तेज धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, यानी नुकसान अगर इजराइल ईरान को पहुंचा रहा है तो उतना ही नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची। इजराइल ने जो नुकसान पहुंचाया है ईरान को वो काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री लीडर्स को भी टारगेट किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया है, उनके पॉलिटिकल अली शमखानी को भी टारगेट किया, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक को छोड़ के बाकियों पे अटैक किया। और खासकर ये वाला जो है अराक, आज ही ये कल का ही अटैक था जिसमें 40 मेगावाट का अराक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको खत्म किया है। न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस जो है नातांज में और दूसरी जगह इस्फहान में, उनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इजराइल के पास इस समय सबसे सटीक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एरो 3 से शुरू होता है 2400 किलोमीटर रेंज वाला, और खत्म होता है जो रेंज 70 किलोमीटर की है आयरन डोम की। इसके बीच में उसके बाद बहुत सारे हैं, डेविड स्लिंग भी है, पैट्रियट भी है और एरो 2 भी है। तो ये सारा मल्टी टियर्ड सिस्टम ऐसे लग रहा है जैसे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण आती है। ईरान के पास एक बहुत ही वैरायटी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सेजिल 2000 किलोमीटर की, साइमॉर्ग 3000 किलोमीटर की, गदर 2000 किलोमीटर की, इमाद 2000 किलोमीटर, फिर शिकन, फतह 1-2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। और ये बहुत, इनमें से कुछ मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड हैं और उन मिसाइल्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मनूवर कर सकती हैं, यानी कि एक तो एडवांस गाइडेंस सिस्टम है और दूसरा मनूवर कर सकती हैं। और तीसरी चीज आती है जब आप क्वांटिटी में फायर करते हैं, जैसे आपने 50 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया, आपने 100 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया, तो यह जरूर है कि चाहे कितनी भी अच्छी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी हो, जिसे SSKP कहते हैं, लेकिन कई मिसाइल्स जो हैं 10% से 15% मिसाइल्स जो हैं उसके अंदर से निकल जाएंगी। अब इसमें 500 अगर इन्होंने अभी तक मिसाइल फायर किया, अगर रफ फिगर लें 400 से 500 के बीच में है, तो 500 की हैं तो उसका 10% तो 50 टारगेट डिस्ट्रॉय हो ही गए। और अगर हम उसको कन्वर्ट करें 15% में, तो 75 टारगेट्स तो ऑलरेडी उसके बर्बाद हो गए। और कौन से टारगेट हुए? रिफाइनरी पे अटैक किया, हॉस्पिटल पे अटैक किया, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पे अटैक किया, डायमंड ट्रेडिंग बिल्डिंग पे अटैक किया और एयर बेसेस पे भी अटैक किया। अब इसमें एक कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर्नल विल्करसन, इनका इंटरव्यू आया है और ये बहुत जाने माने हैं क्योंकि ये चीफ ऑफ स्टाफ होते थे जनरल पावेल के। इन्होंने कहा है कि इजराइल ने, इनकी कोट कर रहा हूं मैं, इजराइल ने बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, इन्होंने टारगेटिंग देखी, इन्होंने टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स अच्छी तरह निकाले, इन्होंने अपने एजेंट्स भेज के उन टारगेट सिस्टम्स को फाइंड आउट किया, लीडरशिप वाले कहां पे है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो रिस्पांस ईरान करेगा कहीं ना कहीं उसमें मिसकैलकुलेशन है। और उन्होंने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो कहते थे इतनी मिसाइल्स नहीं है शायद इनके पास, पर इनके पास, ईरान के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई। और तीसरी चीज उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहता था कि उन्होंने मेंशन किया था कि अब
अमेरिका के पास शायद कोई चॉइस ना रह जाए जाने के लिए। तो अमेरिका के बारे में जब ट्रंप के बारे में उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ट्रंप का जो फंड करते हैं जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उसमें से 1/3 ज्यूज हैं। तो ट्रंप के पास शायद कोई रास्ता ही ना है। और 60% जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो वॉर नहीं चाहती, और उसमें कई रिपब्लिकन्स भी हैं। पर ये चीज है कि क्योंकि क्या कह रहे हैं ये मैं सुनवाऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू को सुन लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों को अब टारगेट किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें अब बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, दावा वो ये कर रहे हैं कि तेहरान के आसमान पर इजराइल का पूरा नियंत्रण है और वो ईरान के मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि पूरा इजराइल एकजुट होकर युद्ध लड़ रहा है और इसमें उनकी जीत निश्चित है। אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשיג את שתי המשימות, הכרעת החמאס והחזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מרפים מזה, אנחנו נמשיך עד שנביא את כולם ועד שהחמאס יוכרע סופית. अब ये तो बता रहे हैं कि हम लगातार हमला कर रहे हैं, बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के तेहरान शहर पर हमने जो हवाई उसका स्पेस है उस पर कब्जा कर लिया है, ये तमाम बातें बताई जा रही हैं। लेकिन अभी सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नेतन्याहू के तो इरादे बड़े साफ हैं, खामेनेई के इरादे बड़े साफ हैं। इस जंग में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डायरेक्ट अटैक करेगा अमेरिका, क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा इस लड़ाई में, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। फिलहाल खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के लिए मंजूरी दे दी है, यानी तय हो गया है कि अब अमेरिका भी जंग में कूदेगा। माना जा रहा है कि शनिवार तक अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। हालांकि अटैक कब किया जाना है इसका आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद लेंगे, लेकिन वो कह क्या रहे हैं ये आपको सुन लेना चाहिए। No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. By far, nobody close, and certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, सरेंडर के लिए बार बार खामेनेई को कह रहे हैं। और जानकारी यह है कि अटैक के लिए जो तमाम तैयारी हैं वो अमेरिका ने कर ली है। अब इस बयान से वोरा सर क्या उम्मीद जताई जाए, ये ट्रंप क्या करने वाले हैं, ट्रंप के बयान क्या बता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके साथ जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़े से एक डिप्लोमेट को और बुला लिया करिए। आपने 3 फौजियों को बुलाया और एक राजदूत को। नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर, ये मेरा प्रोटेस्ट है। मुझे आपने जो कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या करने वाला है, बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। जो अभी बताया गया है बिल्कुल सही कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी फूट पड़ गई थी कि जाना चाहिए, जंग में कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए, लेकिन अब वो कुछ हद तक बंद हो रही है। ईरान ने जो अस्पतालों पर हमला किया, मैम लेट मी टॉक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट। आपको याद है जब गाजा पे अस्पताल इजराइल की कुछ बॉम्बिंग हो गई थी गलती से, तो जितने ये जिहादी इस्लामिक देश हैं, ओए क्या हो गया, किसी ने मुंह खोला है कि इजराइल पर कि अस्पताल पर हमला हुआ है, वहां के मरीजों को मारा गया? सब शांत बैठे हैं। ये दोगलापन हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और मैम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, दोनों सूडान के थे। एक डिनर जहां पे वो महमूद अहमदीनेजाद जो उस समय
ईरान के राष्ट्रपति थे, डिनर पे बैठे हुए जब खड़े होकर भाषण देते हैं, ऑफिशियल डिनर में था एज योर एम्बेसडर, कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को इस दुनिया से मिटा दो। आई वॉकड आउट, शोर मचा के नहीं, चुपचाप से। और दूसरा, ये पैलेस्टाइन का जो नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो सब लोग वहां ताली बजाने लगे। मैंने कहा ताली किस बात की? कि अभी खबर आई है जी 3 इजरायलीज को मार दिया हमने। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते। तो अगर नेतन्याहू लड़ेगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ज्यादा जोर उस पर पड़ा, मैम, हम जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर उसका प्रयोग किया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये जो जिहादी तंजीमें हैं, ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब ट्रंप साहब कूदेंगे कि नहीं? मैम, इतना कुछ वो कह चुके हैं, इतना उन्होंने इजराइल के बारे में कहा है, बंकर बस्टर बॉम्ब देंगे, ये करेंगे 100%। और ये मुल्ला मुनीर को जो बुलाया था वो इसीलिए है कि उस बॉर्डर के थ्रू ईरान पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है, और उसका प्रयोग करेंगे, बेसिस का प्रयोग करेंगे। और फिर बागराम एयरबेस अफगानिस्तान मत भूलिए, अमेरिकी वापस चले गए हैं वहां पर, और जो सामग्री छोड़ के भागे थे तालिबान तो उनका चौकीदार था कि संभाल के रखिए, आपको पैसा देते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम उसका प्रयोग करेंगे। मेरा मानना है कि एयर अटैक्स अब अमेरिका करेगा। अब देखिए तैयारी क्या है, ये जरा इस मैप से हम समझा देते हैं कि अमेरिका अगर घिर रहा है या अमेरिका की चर्चा अगर हो रही है तो अमेरिकी बेस से कैसे जो पूरा ईरान है वो घिरा हुआ है। अब देखिए इधर कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यहां अमेरिकी बेस हैं जिससे ईरान घिरा हुआ है। इधर जॉर्डन ले लीजिए आप, और इधर मिस्र ले लीजिए, यहां सऊदी अरब, और ईरान जो है वो इन जो अमेरिकी बेस हैं उससे घिरा हुआ है। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं या डायरेक्ट अमेरिका इस फाइट में कूदता है तो आप समझिए कि कितना नुकसान ईरान को पहुंच सकता है। और इसीलिए बार बार वो ये कह रहे हैं कि खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए, खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन खामेनेई अभी सरेंडर करने के मूड में है नहीं। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है, जो ईरान है, वो घिरा हुआ है इन बेसिस से। इराक में इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट्स और 35,000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत की अगर आप बात करें तो कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट्स की रिफ्यूलिंग की बड़ी फैसिलिटी मौजूद है। जॉर्डन के अम्मान में, यानी यहां अगर जॉर्डन की आप बात करेंगे तो जॉर्डन के अम्मान में भी 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जबकि यूएई में नेवल, आर्मी और एयरफोर्स के 3 बेस हैं। यानी यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई, बहरीन में भी अच्छी खासी तादाद में, कुवैत, जॉर्डन, और अगर अमेरिका डायरेक्ट फाइट में कूदता है तो ये सारे जो बेसिस है, इससे कितना नुकसान अब ईरान को पहुंचेगा। दत्ता सर ये तो आप ही बता सकते हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया। अब बार बार कह भी रहे हैं, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, कि कुछ भी होगा, मैं कुछ भी करूंगा, हमने फैसला तो ले लिया है। ये सब अमेरिकन बेसिस हैं। इजराइल का भी बाद में मैप दिखा दीजिए किस तरह से वो घिरा हुआ है अरब देशों से, और अकेला वो लड़ रहा है। जी सर। प्राची, देखिए ऐसा है, दुनिया का अगर सबसे वॉलेटाइल और हॉटस्पॉट है वो ये इलाका है, वो रशिया यूक्रेन नहीं है। यहाँ पर जो ईरान का लोकेशन है, आप एक तरफ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ और जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, पूरा जो ऑयल फ्लो है जो हमारे पूरे ये मिडिल ईस्ट से निकल के जाता है, दुनिया के अलग अलग देश रहते हैं, चीन भी इसका बहुत बड़ा ग्राहक है। तो अगर यहाँ पर कोई घटना घट जाती है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। और आपको मालूम होगा जो लाल सागर में तो जो हुतियों ने जो गदर मचाया था, अलग अलग पूरी शिपिंग के ऊपर हमला कर रहे थे, उसके चलते पूरी शिपिंग को एक पूरा लंबा रास्ता तय करके इंडियन ओशन के नीचे से होके जाना पड़ रहा था। तो ये एक बड़ा वॉलेटाइल इलाका है। दूसरा, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बॉम्बिंग अलोन से आप किसी का तख्ता नहीं पलट सकते हैं। आपको फाइनली बूट्स ऑन इजरायली स्पेशल फोर्सेस भी आए, तो जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके जाएंगे तो आप ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप उसको घुटनों पे नहीं ला पाएंगे। और आप ये भी मत भूलें कि रूस ईरान के साथ खड़ा है, चीन ईरान के साथ खड़ा है, और ईरान ने भी रूस की पूरी जंग में, जब ये यूक्रेन की जंग जो अभी लगी हुई है, जहाँ पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन के पीछे, अमेरिका उसके पीछे, नेटो उसके पीछे, और मदद करने वाले कौन थे? ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया।
तो ये आप मत भूलिए, अगर मान लीजिए इन्वॉल्व हो जाता है अमेरिका ईरान के अंदर, बूट्स ऑन ग्राउंड होता है, तो ये उसी प्रकार फंस जाएंगे जैसे अफगानिस्तान में फंस गए थे। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमें सहानुभूति है ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी, दोनों हमारे मित्र देश हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जंग किसी के साथ भलाई नहीं करती है। जंग इज अ डर्टी गेम। जंग के अंदर नुकसान होता है, तबाही होती है, लोगों की मौत होती है और फाइनली कोई विनर नहीं होता है इसके अंदर। आपने जितनी जंगें आप देख लीजिए, फाइनली क्या है, वो यहाँ तो बिल्कुल कैप्चुलेट कर दिया जाएगा और या फिर नेगोशिएशन से वो जंग बंद होगी जी। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, और जब भी फाइनल सोल्यूशन कोई होगा वो नेगोशिएशन से ही होगा। आप अगर रिजीम चेंज करते हैं तो दूसरी रिजीम कौन सी आएगी? दूसरी रिजीम आएगी तो क्या आपके साथ रहेगी वो? क्या उसका अपना रवैया नहीं चेंज हो जाएगा उसके बाद? तो अगर हम बोले वो पहले शाह रजा पहलवी की सरकार थी, क्या वो फ्रेंडली थी?